हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं एक गंभीर विषय पर आपसे बात करने वाला हूं और इसको आप सब लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। और ये आप समझेंगे जब मैं पूरी वीडियो अपनी मैं ख़त्म कर लूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये साजिश है या मजबूरी। ये मामला बहुत ही गंभीर है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक आप सब लोग जान रहे हैं कि देश में एक अंग्रेजी भाषा का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और देश की 21 अन्य भाषाएं हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं। तो 22 भाषाओं में से आखिर ऐसी क्या बात है कि अंग्रेजी को ही इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और भाषाओं को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? इसके पीछे की साजिश या मजबूरी जो भी है, आपको सोचना है कि ये साजिश या मजबूरी। मैं आपको बस फैक्ट दूंगा। तो भाषा के नाम पर संस्थानों पर वर्चस्व आखिर बढ़ता जा रहा है या कोई और भी समस्या है? क्या आखिर मेन उसकी जड़ में क्या दिक्कत है, ये आपको खुद निष्कर्ष निकालना होगा। मैं आपके सामने हर पहलू को रखूँगा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि अगर आप देश की संसद में हिंदी या अन्य 21 भाषाओं में अपनी बात कह सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि देश की संसद हो या वहाँ की राज्यसभा हो, जो भी हैं, वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि अगर आप किसी भी पूरे भारत में किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र से आए हैं तो आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि सभी लोगों को ऐसा माइक दिया जाता है कि जिनमें उसका अनुवाद होकर के उनको उनकी बातें समझ में आती हैं। तो जब इतनी सुविधा, अगर भारत में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भाषा में बोले और अपना अगर आप माइक लगा लें, तो आपको क्या है कि उस भाषा में कन्वर्ट होकर आपको क्लियर सुनाई देगा। तो ऐसी सुविधा अगर है, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? या कोई भी जो भी सामने अगर किसी की बात सुनता हो, तो उनको भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों की बातों को सुनना और समझना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर भाषा के आधार पर अगर हम किसी को रोकते हैं, किसी की योग्यता को अगर हम अनदेखा, किसी की योग्यता को हम अनदेखी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाता है। और देश की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को इतना ज़्यादा बढ़ाना, इतना ज़्यादा उसका वर्चस्व स्थापित करना, कहीं ना कहीं अन्य जो और भाषाएं हैं उनके साथ कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का व्यवहार करना, उनके साथ ये जस्टिस नहीं किया जाता है। तो आपको ये समझना है कि भाषा के नाम पे क्या ये साजिश चल रही है देश में, या वर्चस्व स्थापित किया, या साजिश चल रही है, या मजबूरी है? इंग्लिश भाषा को रखना साजिश है या मजबूरी है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको मैं और भी उदाहरण दूंगा। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मैं उसकी पहले आपको उस चर्चा कर दूँ उसकी। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में दलील दी तो जज बोले कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अलग तरह का मामला देखने को मिला। हिंदी में दलील दे रहे एक शख्स को शीर्ष अदालत ने 2 जजों ने टोका और कहा, आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। इस अदालत की भाषा अंग्रेजी है। दरअसल शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा अपने केस की खुद जिरह करने लगे, लेकिन वह लगातार हिंदी में दलीलें दिए जा रहे थे। कहा, मेरा मामला कई अदालतों में जा चुका है, लेकिन राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा, हमने आपकी फाइल पढ़ी है। यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस अदालत की भाषा अंग्रेजी है। यदि आप चाहें तो हम एक वकील उपलब्ध करा सकते हैं जो आपके मामले में बहस करेंगे। इसके बावजूद शंकर लाल शर्मा हिंदी में दलीलें दिए जा रहे थे। पीठ को लगा कि शर्मा नहीं समझ पा रहे हैं कि कोर्ट उनसे क्या कह रही है। इस बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान उनकी मदद के लिए पहुंची। उन्होंने पीठ द्वारा कही जा रही बातों को अनुवाद कर शर्मा को बताया। दीवान ने कहा, याचिकाकर्ता विधिक सहायता के लिए वकील रखने संबंधी शीर्ष कोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार करने को इच्छुक हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जा करके अगर जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय हैं, उनकी बातों का अगर अनुवाद करके उस व्यक्ति को जो शंकर लाल शर्मा हैं, उनको अगर ये बता सकती है कि न्यायाधीश क्या कह सकते हैं, तो क्या क्लाइंट की भाषा या किसी वकील की भाषा को समझा करके क्या न्यायाधीश महोदय को कोई नहीं बता सकता कि वो अपनी बात क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे आप जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाषा को बढ़ावा दे करके देश आज़ाद होने के बाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई, जब आपके देश में इतनी भाषाएँ थी, तो अंग्रेजी को ही क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा बनाई गई? चलिए, अगर बना भी दी गई, तो आप इतने दिन हो गए, अभी तक आप अनुवादक नहीं रख पाए हैं। और आपकी संसद कैसे चलती है? संसद जिस पैटर्न पे चलती है, क्या उस पैटर्न पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकते हैं? वहाँ पर तो हर पूरे भारत की 22 भाषा बोलने वाले सांसद वहाँ पर जीत के जाते हैं। अगर वो अपनी बात वहाँ के स्पीकर के सामने रखते हैं और अगर स्पीकर महोदय को उनकी भाषा समझ में आती है, तो क्या वह सुविधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं होनी चाहिए कि न्यायाधीश महोदय उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और कोई भी याचिकाकर्ता हो, अगर ये चीज़ें हो जाएँ दोस्तों, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो न्यायपालिका में जो न्याय मिलना इतना कठिन, या वकीलों की फ़ीस जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सिर्फ और सिर्फ भाषा के वर्चस्व की वजह से। इसको इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी बात रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि न्यायालय को सिर्फ इंग्लिश भाषा ही समझ में आती है। अगर इस तरीके की सुविधा उपलब्ध हो,
तो मुझे लगता है कि बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर हैं, जो अपनी बात को न्यायाधीश महोदय को समझाने में सफल रहेंगे। तो यह कहीं न कहीं एक प्रकार से भाषा के नाम पे कुछ लोगों का वर्चस्व कायम किया गया कुछ संस्थाओं में। अब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है, वहाँ पर अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो ये मान के चलिए आपको लॉ का कितना भी ज्ञान हो या आप अपने मामले में कितना भी जानकार हो अपने मामले के, लेकिन आपको अपनी पैरवी करवाने के लिए किसी दूसरे वकील को रखना पड़ेगा जो इंग्लिश जानता हो। अगर आप ऐसे वकील हैं कि इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि लोअर कोर्ट में बहस जो होती है हिंदी में होती है, और हिंदी में जो बहस होती है और वह जितनी फाइल जाती है, अगर थाने से आप अगर FIR से गौर करेंगे तो FIR भी हिंदी में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चलिए ठीक है, जो इंजरी रिपोर्ट होती है वो तो आती है इंग्लिश में, क्योंकि डॉक्टर पढ़े लिखे वो लोग इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम का वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बोलबाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व ही बनाने के लिए इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो वो चीज़ें आ गई। उसके पुलिस रिपोर्ट पूरी तरीके से हिंदी में होती है। अगर ये सब भाषाएं अगर हिंदी में, जितनी भी लोअर कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो हिंदी में होती है, या कहें कि जो भी जिस भी प्रदेश में जो भी अगर होंगी निचली अदालतें, वहाँ पर वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं ना कहीं आर्गूमेंट होती हैं और फाइलें भी उसी भाषा में तैयार की जाती हैं। जब ये फाइलें क्योंकि और उन्हीं फाइलों के बेस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं। अगर इन भाषाओं का अगर अनुवाद हो करके वहाँ पर उनको कन्वर्ट करके अगर कोई वकील समझ सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं, तो यह क्यों नहीं संभव है कि मैं वही बात मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो सुविधा लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर जो इस्तेमाल करते हैं कि किसी की भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं न्यायाधीश महोदय इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो जानबूझ के किसी न किसी भाषा का वो वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं, और उस भाषा पर जिस भी वर्ग का, जिस भी व्यक्ति का अगर वर्चस्व है, जाहिर सी बात है सिस्टम में आपके हमेशा सर पे बैठा रहेगा और सभी को कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ समझता है। क्योंकि भाषा की जानकारी सिर्फ एक भाषा क्या है, भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो ज्ञान का कहीं ना कहीं परिचायक नहीं है। भाषा आपको एक से दूसरे लोगों को जोड़ने का एक सिर्फ माध्यम बनती है, ना कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का माध्यम बनती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अपने देश में अंग्रेजी को ज्ञान का माध्यम बना दिया गया है, जबकि भाषा है, लेकिन उसको अगर जिसको इंग्लिश आती है ये मान लिया जाता है बहुत विद्वान आदमी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको बेवकूफ़ समझ लिया जाता है। इस तरीके से अंग्रेजी भाषा के नाम पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का वर्चस्व या कुछ संस्थानों में कुछ विषयों पर खासकर जान लीजिए। आइए और आपको बताते हैं इसके पीछे और क्या क्या साजिश चल रही है। देखिए, शिक्षा का दोस्तों आप जान रहे हैं कि निजीकरण बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। अब आपको समझना ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इनका जो निजीकरण, जो यानी कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, वो आखिर इतने फले फूले क्यों। इसके पीछे अगर आप इसके फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के आप यूनिवर्सिटी लेवल तक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में तो मान लीजिए कि इंग्लिश कहीं ना कहीं चलने लगी है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश और भाषाओं में नहीं, तो वहाँ पर भी अनुवादक की समस्या है। और अगर आप देखेंगे निचले लेवल पर, यानी कि प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल, मिडिल लेवल पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्लास आपका हिंदी मीडियम या जो भी क्षेत्रीय भाषा हो उस भाषाओं में पढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए कि एक तरफ सरकार इन चीज़ों पर जोर देती है कि आप अपनी जो लोअर की पढ़ाई है, यानी कि प्राइमरी की, जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी की जो पढ़ाई है उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़वाएं, जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में। लेकिन आप सोचिए जब आपकी जड़ ही कमज़ोर कर दी जाती है, फिर आगे जा करके आपको ये कहा जाता है कि आप इंग्लिश में कंपटीशन दीजिए, आपके सामने इंग्लिश रख दिया जाता है, और फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको ये कह दिया जाता है कि आप बिल्कुल गधे हैं एकदम, आपको कुछ नहीं आता है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो ये दोस्तों पहले तो आपको कमज़ोर किया जाता है कि आपको इंग्लिश, अगर इतना ही इंग्लिश महत्वपूर्ण है तो या तो सभी स्कूलों में हर जगह कंपलसरी कर दीजिए, हर बच्चा सीखे, 1 साल में नहीं 2 साल में सीखेगा, 1 क्लास में नहीं 1 क्लास 2 साल में पास करेगा। जब कंपटीशन में अगर वो इंग्लिश की वजह से फेल होता है, और नौकरियों का जो कहीं ना कहीं जो डिसाइड होता है अगर इंग्लिश के माध्यम से डिसाइड होता है कि जिसको इंग्लिश आएगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही लड़कों को लिया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं में तो और लड़के अपने आप बाहर हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसी की आड़ में शिक्षा पर जो है कब्जा किया गया। अब शिक्षा का जो निजीकरण शुरू हुआ, इसके फ्लैशबैक में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सरकारी स्कूल में जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होती है, और सरकारों ने क्या किया, जितने भी कंपटीशन मोड हैं या जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, जो कि महंगे कोर्सेज कह सकते हैं या जिनसे नौकरियां मिलती हैं, उन कोर्सों में इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। अब जब इंग्लिश अनिवार्य कर दिया और आप यहाँ से पढ़ के गए हैं प्राइमरी से, तो आपको यहाँ जाहिर सी बात है आपको असफलता मिलेगी। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप धड़ाम से गिरेंगे और फेल हो जाएंगे। तो फिर जब आप फेल होने लगे तो आपको समझ में आने लगा कि हमारा बच्चा ऊपर जा करके आखिर इंग्लिश की वजह से फेल हो रहा है, और इसी इंग्लिश की वजह से ये जो शिक्षा का जो निजीकरण शुरू हुआ। आप देखेंगे कोई भी कॉन्वेंट स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम ना हो, लेकिन आज तक अभी भी पूरे भारत में प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में नहीं हो पाए हैं। जबकि कोई भी कॉन्वेंट स्कूल खुलता है, जो पब्लिक स्कूल खुलता है, उसको किसी भी नाम से कह सकते हैं आप, मांटेसरी, जो भी नाम से आप जानते हो, बस ये जानिए कि प्राइवेट जितने भी खुलते हैं वहाँ पर देखेंगे आप शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कंपटीशन आगे चल करके इंग्लिश में ही होता है। और जब गार्जियन को ये बात समझ में आ जाती है तो वो कहता है कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भले ही सस्ता हो, भले ही अच्छे टीचर हों, लेकिन यहाँ पढ़ाने से क्या मतलब
अगर वो सभी सब्जेक्टों में विद्वान भी हो जाएगा, लेकिन उसकी योग्यता का जो निर्धारण होगा वो अंग्रेजी के माध्यम से होगा, यानी अंग्रेजी भाषा के आधार पर ही उसका निर्धारण होगा कि वह योग्य है या अयोग्य है। तो वह पाता था कि उसका बच्चा जो है वो फेल करने लगा अंग्रेजी में, और उसके बच्चे की पूरी पढ़ी लिखी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहीं ना कहीं चौपट होने लगी। फिर क्या हुआ, गार्जियनों में इस बात की जागरूकता आई और वो सरकारी स्कूलों की तरफ से निजी स्कूलों की तरफ बढ़ने लगे, और सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण इसी उद्देश्य से करना शुरू किया। पहले कंपटीशन में इंग्लिश को लागू किया, फिर जो पैसे वाले लोग थे दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय कोई भी निजी शिक्षण संस्थान सामने नहीं है, क्योंकि शिक्षा देना एक राज्य की जिम्मेदारी है और ये कह सकते हैं परोपकारी कार्य है। लेकिन अब सरकारें इसको कहीं ना कहीं उद्योग के रूप में देख रही हैं। आपको बता दें कि अभी आपको ये उदाहरण मैं और दूंगा कि जैसे नेशनल लॉ कॉलेज को ले लीजिए आप, अगर LLB की पढ़ाई जो है आपके विश्वविद्यालयों में, LLB की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में आपके 3,000, 2,000, 2,500 में हो जाती है, तो आप सोचिए कि 2.5 लाख 3 लाख उसी कोर्स की पढ़ाई के लिए नेशनल लॉ कॉलेज खोले गए हैं, और लगभग हर प्रदेश में खोले गए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से और भी कुछ यूनिवर्सिटियों में जहाँ पर 3 ईयर LLB तो चलता है, उसके बाद 5 ईयर LLB भी ले आए, और नेशनल लॉ कॉलेज में भी 5 ईयर LLB ही चलता है। अब 3 ईयर LLB के साथ 5 ईयर LLB भी चल रहा है। दोस्तों, कोर्स को 5 ईयर LLB करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोर्स की फीस बढ़ा दी जाती है, टीचर वही हैं, प्रोफेसर वही हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक साल का 60,000 फीस लगता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 5 ईयर है, एक साल का 60,000 रुपया लगता है। वहीं अगर आप 3 ईयर LLB करते हैं तो एक साल का मैक्सिमम 3,000, 4,000। इस समय तो फीसें बढ़ा दी गई हैं, लगभग दूना कर दी गई हैं, इस साल से बढ़ी हैं फीसें। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी, स्टेट यूनिवर्सिटी में फीसें आसपास 10,000 के आसपास मैक्सिमम होंगी। लेकिन दोस्तों सोचिए, कहाँ 10,000 और कहाँ 60,000। ये 60,000 तो अभी ये टेस्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। नेशनल लॉ कॉलेज की आप बात करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरीके की फीसें रखी गई हैं। तो अब यह सोचिए कि अगर आप ये सोचिए, अगर 3 ईयर LLB जो यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, और ये है हिंदी मीडियम चलता है और इंग्लिश मीडियम भी चलता था, कुछ सेक्शन हिंदी मीडियम चलते थे, कुछ सेक्शन इंग्लिश मीडियम के चलाए जाते हैं। अब जो 5 ईयर LLB है पूरी तरीके से 5 ईयर LLB पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम चलता है, और नेशनल लॉ कॉलेज में भी पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम चलता है। अब इसका जो समाज पे प्रभाव क्या पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 5 ईयर LLB से जो लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये ज़्यादा फीस दे रहे हैं, 60,000 रुपया दे रहे हैं, या 2 लाख, 2.5 लाख जो भी है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं छात्र। यहाँ से निकल रहे हैं 2,000, 3,000 हिंदी मीडियम के छात्र भी निकल रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं। इनकी संख्या कम है, यहाँ पर देखेंगे तो इनकी संख्या कम है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद में यहाँ 60 सीटें रखी गई हैं सिर्फ। वहीं LLB की आप देखेंगे तो 300 सीटों से प्लस हैं, ठीक। इसी तरीके से इलाहाबाद में महाविद्यालयों को ऐड कर लेंगे तो काफ़ी सीटें हो जाती हैं। तो यहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो अगर वकालत करने जाएगा तो इसने 3,000 दे करके जब पढ़ाई की है, तो यह अपनी फीस 5,000 लेगा, 6,000 लेगा, 2,000 में भी कर देगा। जो गरीब उनका हो सकता है फ्री में भी कर दे, 1,000 में भी कर दे। लेकिन जो 60,000 दे करके गया है दोस्तों ये, और जो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख दे करके जो गया है, ये इसकी फीस स्टार्टिंग 50,000 होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम अगर हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो इनका वर्चस्व बढ़ता जाएगा। अब ऐसे छात्रों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और ये बाहर होते जाएंगे। ये जो है 3 ईयर वाले, ये लोग बाहर होते जाएंगे। अगर इंग्लिश मीडियम वर्चस्व बना रहा तो यकीन मानिए कुछ दिनों बाद LLB की कोर्स जो 3 ईयर चल रही है वो बंद कर दी जाएगी, और धीरे धीरे जो LLB की पढ़ाई है वह कुछ वर्गों के हाथ में, पैसे वालों के हाथ में सिमट कर रह जाएगी, और जो इंग्लिश भाषा को जानते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रभाव देखिए कितना भयानक होने वाला है। और जो वकालत है, यानी कि जो आपकी जो केस लड़ने की जो फीस है वो महंगी हो जाएगी। तो अब मैं इसी तरीके से आपको एक उदाहरण और मैं देता हूँ। UPSC में देखेंगे आप, UPSC में आज वर्तमान समय जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट इसकी आती है, आपको अगर ना भरोसा हो तो आप देख सकते हैं। एक तरफ इंग्लिश मीडियम है, एक तरफ पूरी और भाषाएं, 21 भाषाएं। 8% छात्र खाली इंटरव्यू कॉल हुआ है यहाँ पर। अन्य भाषाओं यानी कि 21 भाषाओं के छात्रों का सिर्फ और सिर्फ 8% लड़के इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए। जो लास्ट रिपोर्ट इनकी 2020 की, उसमें आप देख सकते हैं। आप सोचिए, जब 8% लड़के इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा रहे हैं पूरी भाषाओं से, 21 भाषाओं से 8% लड़के खाली 8% में से अगर इसका हम 3 कर दें, क्योंकि एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये 2.5 भी, 2.5 भी नहीं होंगे, ठीक है। 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, यानी कि 3 लोग इसमें से कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट भी पूरी भाषाओं से मिलाकर के 3% कैंडिडेट भी सेलेक्ट नहीं होंगे। यानी कि अगर 100 सीटें UPSC में आती हैं, अगर 100 सीटें UPSC में आती हैं, तो मान के चलिए कि 3 भी कैंडिडेट जो हैं वो पूरे 21 भाषाओं से सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। वर्तमान की स्थिति ये है, 2020 का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के छात्रों का पूरा कब्जा 97 पॉइंट समथिंग सीटों पर हो गया है। अब आप सोचिए, इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लोगों का कब्जा हर जगह होते जा रहा है। अब आप देश इतने दिन आज़ाद हो गया, क्या अभी भी हर विषयों के क्या अनुवादक नहीं रख सकते हैं? क्या हर किताबें हर भाषा में नहीं उपलब्ध हो सकती हैं? हो सकती हैं, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इंग्लिश मीडियम का वर्चस्व बना रहे। अब समस्या ये आती है कि इंग्लिश मीडियम क्यों ना सभी लोग पढ़ने लगें। तो अब एक समस्या ये भी, इंग्लिश मीडियम जहाँ चलता है वहाँ पर आप देखेंगे कि फीस भी बहुत हाई रखी गई है, ठीक।
आप फीस हाई रख करके आप अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ना भी चाहेंगे तो भी आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, आपके गार्जियन की उतनी क्षमता नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकें। तो अब या तो भाई, या तो आप इंग्लिश मीडियम ही कर दीजिए लेकिन सस्ती शिक्षा रखिए, या तो सबको कम से कम फ्री शिक्षा कर दीजिए, जिससे और फिर जिस भाषा में पढ़ाना हो पढ़ाइए, हर कोई पढ़ लेगा। लेकिन बात ये होती है इंग्लिश मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम की शिक्षा महंगी भी है। इसीलिए दोस्तों जितने भी निजी खुल रहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी हैं, वहाँ पर देखेंगे फीस बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए कि बीए की फीसें 11-11, 20-20 लाख तक की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 20-20 लाख तक, 11 लाख तक की फीसें हैं बीए की। आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा। और अगर आप सोचेंगे प्राइमरी छोटे क्लासों का, नर्सरी का 3-3 लाख, 4-4 लाख, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इतनी महंगे हैं। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हर जगह आप देखेंगे इतनी ज़्यादा फीस इंग्लिश मीडियम की। मतलब आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर क्या है, ये सरकार की साजिश है या मजबूरी है। तो मुझे, जहाँ तक मेरा जो अपना निष्कर्ष है दोस्तों, ये मुझे तो साजिश ही नज़र आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यही जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी हर भाषा में अनुवाद हो जाता है, वही मैंने कहा कि संसद में हर भाषा में आप अभी बात रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोल देता है तो उसका भारत में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है कि अरे एक भारतीय ने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी हिंदी में वहाँ पर जाकर के अपनी स्पीच दी। लेकिन वहीं आप अपने ही देश के न्यायालयों में, अपने देश की संस्थाओं में, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पूरे 21 भाषाओं के आप जानकार हों, तब भी आप एकदम यहाँ के लिए बेवकूफ़ हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, यानी 22वीं भाषा नहीं आती है, तो 21 भाषा के लोग इस देश में बेवकूफ़ समझे जा रहे हैं। सिर्फ एक भाषा के लोग यहाँ पर विद्वान समझे जा रहे हैं, जबकि भाषा मैंने पहले ही बताया कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देश में क्या साजिश चल रही है। मेरा तो यही निष्कर्ष है कि ये साजिश है, मजबूरी नहीं है। आप अपनी राय जैसी भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।